विद्या भारती विद्यालय आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर विद्या मंदिर परिवार आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। कक्षा नवमी विषय विज्ञान में आज हम पाठ 3 परमाणु एवं अणु इस वीडियो में हम रासायनिक संयोजन के नियम एवं परमाणु की भूमिका के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से सदैव चकित होते रहे। प्राचीन जितने भी भारतीय और ग्रीक दार्शनिक हुए हैं वे पदार्थ, द्रव्य यानी पदार्थ के अज्ञात एवं अदृश्य रूपों से हमेशा चकित रहते थे। पदार्थ की अलग अलग अवस्थाओं के बारे में देख के वो हमेशा चिंतन करते थे। पदार्थ की विभाज्यता के मत के बारे में भारत बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया। भारत के जो दार्शनिक थे, भारत के जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने 500 ईसा पूर्व ही पदार्थ के बारे में कुछ बातें बताई थी। भारतीय दार्शनिक एक महर्षि कणाद हुए ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें अंत में छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कणों को अपन पुनः विभाजित नहीं कर सकते। महर्षि कणाद ने 500 ईसा पूर्व ये बताया कि पदार्थ को यदि छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जाता है तो अंत में जाकर पदार्थ की एक ऐसी अवस्था प्राप्त होती है, उन्हें ऐसा सूक्ष्मतम कण प्राप्त होता है जिसको और आगे विभाजित नहीं कर सकते। अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाजित रहता है, उसको आगे विभाजित नहीं कर सकते। इस अविभाजित सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा था। तो महर्षि कणाद ने ये सर्वप्रथम बताया था कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता परमाणु कहलाता। एक अन्य भारतीय दार्शनिक भी हुए, पकुदा कात्यायाम ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि यह कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे कण होते हैं जिनको अपन और आगे विभाजित नहीं कर सकते, ये स्वतंत्र नहीं होकर संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों यानी पदार्थ के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। ये जो सूक्ष्मतम कण हैं, इनके संयोजन से ही, संयुक्त में पाए जाने के कारण ही पदार्थ अलग अलग अवस्थाओं के अंदर, रूपों के अंदर हमें दिखाई देता है। लगभग इसी समय एक ग्रीक दार्शनिक हुए, डेमोक्रिटस तथा दियुसिपस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता। नहीं, एक ग्रीक दार्शनिक हुए, इन्होंने भी यही बताया, पदार्थ को अपन विभाजित करते जाएं और अंत के अंदर ऐसी एक अवस्था आ जाएगी जिसको अपन वापस पूरा विभाजित नहीं कर सकते। इन्होंने इन अविभाजित कणों को परमाणु कहा। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी तक कोई अत्यधिक या अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ। ये सिर्फ विचार थे, इसके ऊपर प्रयोग द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिकों के बीच
भेद को समझा। 18वीं शताब्दी का अंत का जो समय था, उस दौरान वैज्ञानिकों ने तत्व तथा यौगिक में अंतर क्या है, इनमें भेद क्या है, उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की तथा स्वाभाविक रूप से ये पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोजन करता है। न तत्व संयोजन करता है, तत्व आपस में मिलते हैं, तो वो क्यों मिलते हैं और किस प्रकार से मिलते हैं, इसके बारे में वे अध्ययन करने लगे। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, जब परस्पर तत्व आपस के अंदर संयोजन करते हैं तब क्या होता है, इन विचारों को लेकर उन्होंने आगे का अध्ययन शुरू किया। वैज्ञानिक हुए एक एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। 18वीं शताब्दी में जब तत्व एवं यौगिकों के बीच में अंतर वैज्ञानिकों को पता चल गया, तब उन्होंने ये खोज शुरू की कि भाई रासायनिक तत्व जो होते हैं वो आपस में मिलते कैसे हैं, क्यों मिलते हैं, मिलने पर क्या बनता है। इसके ऊपर वैज्ञानिक एल लवाइजिए ने रासायनिक संयोजन के अपने दो नियम दिए, जिसको रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। लवाइजिए एवं जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रयोगात्मक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। ये प्रयोगों के आधार पर, पहले वाले जितने भी पदार्थ के परमाणु के बारे में जो बताया गया था वैज्ञानिकों के द्वारा, वो विचार था, परंतु जब रासायनिक संयोजन के ये नियम दिए गए, ये प्रयोग द्वारा दिए गए। सबसे पहला जो है रासायनिक संयोजन के नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। जब रासायनिक परिवर्तन, जिसको अपन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, संपन्न होती है या रासायनिक परिवर्तन संपन्न होता है, तब द्रव्यमान संरक्षित रहता है, न द्रव्यमान में कोई अंतर नहीं आता, अर्थात द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि अपन क्रियाकलाप करना चाहें या क्रियाकलाप के माध्यम से समझना चाहें, तो इसमें बताया है कि अपन दो तत्व ले लेते, यौगिक एक्स और वाई, रसायनों का एक युग्म लेते हैं। 3 प्रकार के युगल दे रखे हैं, कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है, बेरियम क्लोराइड है, सोडियम सल्फेट है, लेड नाइट्रेट है, सोडियम क्लोराइड है, इनकी मात्रा दे रखी है। यदि अपन इस प्रकार का प्रयोगात्मक कार्य करते हैं, तब क्या करेंगे कि सबसे पहले एक्स तथा वाई युगलों की जो सूची दे रखी है, उसमें से एक युगल लेना। कोई भी ये जो 3 अपन को दे रखे हैं जोड़े, इसमें से एक कोई भी जोड़ा लेना। जैसे अपने बेरिलियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट ले लिया, फिर क्या करना है, रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल में तैयार करना है। ये एक युगल ले लेना है, फिर अलग अलग विलयन के 10 ml जल में इसको तैयार करना है। उपरोक्त तैयार युग्म विलयन में से वाई के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लक्स में देते हैं या लिया, और उसके बाद में एक्स जो वाला जो है उसको एक छोटी परख नली में लेते हैं। एक इस प्रकार का एक शंक्वाकार फ्लक्स ले लेते हैं। इसमें से एक ये जो छोटी परख नली दिख रही है, इसके अंदर एक रसायन ले लेते हैं और एक शंक्वाकार फ्लक्स में ले लेते हैं। तो जब वाई जो वाला है विलयन है, वो तो जैसे इसमें वाई वाला अपने कौन सा था, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट को इसमें शंक्वाकार फ्लक्स में लेना है और बेरिलियम क्लोराइड को परख नली के अंदर लेना है। उसके बाद क्या करना है, छोटी परख नली को विलयन युक्त फ्लक्स में इस प्रकार लटकाना है कि दोनों विलयन आपस में मिश्रित नहीं होने चाहिए। ये जो परख नली दिख रही है,
इस परखनली के अंदर जो अपने विलयन भरा है और शंक्वाकार फ्लक्स में जो विलयन भरा हुआ है, परखनली को इस प्रकार से लटकाना है कि ये आपस के अंदर मिश्रित नहीं होने चाहिए। फिर क्या करना है, इसको तोल लेना है, ऊपर कार्क लगा देना है शंक्वाकार फ्लक्स पे, फिर इसका वजन कर लेते हैं। वजन करने के बाद में प्रखनली को इस प्रकार से टेढ़ा करना है कि यह जो प्रखनली के अंदर भरा हुआ विलयन था वो शंक्वाकार फ्लक्स में आ जाए। जब दोनों विलयन आपस में मिल जाएंगे उसके बाद में वापस अपन है जो इसका माप कर लेते हैं, तोल लेते हैं। तो ये कह रहा है कि छोटी परखनली को विलयन युक्त फ्लास्क में इस प्रकार से लटकाना है कि दोनों विलयन परस्पर मिश्रित नहीं होने चाहिए। तत्पश्चात फ्लास्क के मुंह पर एक कार्क लगा देना है और ये जो अंतर्वस्तु युक्त फ्लास्क जो है इसको सावधानीपूर्वक तोल लेते हैं। अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार से घुमाते हैं कि एक्स और वाई विलयन परस्पर आपस में मिश्रित हो जाए। अब इनको वापस तोल लेते हैं। तो जब इस प्रकार का अपन ये पूरा क्रियाकलाप करते हैं तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को न तो सर्जन किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। यानी अपन ने जो 2 बार इसका माप लिया वो जो माप आएगा वो दोनों बराबर आएगा। कैसे करना है एक बार फिर समझने का प्रयास करेंगे। एक शंक्वाकार फ्लक्स लेना है, उसके अंदर एक विलयन ले लेना है और एक परखनली लेनी है, उसमें दूसरा विलयन ले लेना है और फिर उस परखनली को इस प्रकार से शंक्वाकार फ्लास्क में रखना है कि ये दोनों जो विलयन है वो आपस में मिश्रित नहीं हो और ऊपर से कार्क लगा देना है जैसा चित्र में दे रखा है। फिर इसका माप कर लेते हैं, उस माप का अपन पाठ्यांक नोट कर लेते हैं। उसके बाद में इस परखनली को धीरे से टेढ़ा करते हैं जिससे परखनली के अंदर जो विलयन भरा हुआ है वो फ्लास्क के अंदर आ जाए और उसके बाद में जब वो फ्लास्क में आ जाएगा तो उसको वापस तोल लेते हैं। तो पहले तो जब दोनों अलग अलग थे, अब दोनों विलयन आपस में मिल गए तो फिर इसका वापस तोल कर लेते हैं। फिर जो पाठ्यांक आया उसको नोट कर लिया। तो जब अपन पाठ्यांक नोट करेंगे तब अपने सामने एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब गए तभी पाठ्यांक इतना है। कहने का मतलब ये हुआ जब रासायनिक तत्व आपस के अंदर मिलते हैं, जब मिलते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया होती है, तो रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है तो उसमें कुछ परिवर्तन भी होता है परंतु द्रव्यमान का संरक्षण रहता है ना, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यही द्रव्यमान का संरक्षण का नियम है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सर्जन किया जा सकता है न तो उसको बनाया जा सकता है, ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, न ही उसका विनाश किया जा सकता है, न ही उसको नष्ट किया जाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो द्रव्यमान संरक्षित रहता है। यही पहला नियम था रासायनिक संयोजन के नियम का पहला नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम। कभी भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका जो अनुपात है पदार्थों का, तत्वों का, वह निश्चित रहता है, स्थिर रहता है। स्थिर अनुपात का नियम, जिसको निश्चित अनुपात का नियम भी अपन कह सकते हैं। वैज्ञानिक लवाइजिए एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। वैज्ञानिकों ने ये कहा कि कोई भी यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों से यदि बना है, निर्मित हुआ है, तो इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है, चाहे इसे इसी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा किसी ने भी इसे बनाया हुआ। वैज्ञानिकों ने क्या कहा स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार? उन्होंने कहा कि कोई भी यौगिक जो 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके अंदर जो तत्व लगे हैं बनाने में, उनका जो अनुपात था वह स्थिर था, निश्चित था। जैसे यौगिक जल में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों तत्व मिलकर जल का निर्माण करते हैं, जिसको अपन H2O बोलते हैं। H2 और O यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
दोनों आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके जल का निर्माण करते हैं, जो कि एक यौगिक है। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन होता है, इन दोनों आपस में मिलते हैं, तो उनका अनुपात हमेशा निश्चित है। क्या अनुपात है? हाइड्रोजन का 1 अनुपात, ऑक्सीजन का 8 अनुपात। तो द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, चाहे जल का स्रोत कोई भी हो, जल का स्रोत कोई भी हो, परंतु जो जल जो बना है वो 1:8 अनुपात है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 1:8 का अनुपात में ही जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि 9 जी जल का अपघटन करें तो सदैव 1 जी हाइड्रोजन और 8 ऑक्सीजन ही प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से अमोनिया NH में जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का संयोजन होता है, तो द्रव्यमान इनका जो अनुपात है वो 14:3 है। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 3 अनुपात में विद्यमान रहते हैं, चाहे अमोनिया किसी भी से भी निर्मित हो या किसी भी स्रोत से ली गई हो। उपरोक्त उदाहरण से स्थिर अनुपात नियम की व्याख्या होती है। इसे निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। क्लाउस्ट ने इस नियम को इस प्रकार से व्यक्त किया: किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। वैज्ञानिकों की अगली समस्या, जब ये दो प्रयोग वैज्ञानिकों के सामने आ गए, तो विज्ञान जो होता है वो प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन है, तो उनके सामने एक और नई समस्या आ गई। इन नियमों की उचित व्याख्या करने की थी। अंग्रेज रसायनज्ञ हुए, रसायन को जानकार थे जो थे वो जॉन डाल्टन ने द्रव्यों की प्रकृति के बारे में आधारभूत दिया। डाल्टन ने द्रव्यों की अविभाज्यता का विचार प्रदान किया, जिसे उस समय एक समय तक दार्शनिकता माना जाता था। ग्रीक दार्शनिकों के द्वारा द्रव्यों के सूक्ष्मतम अविभाज्य कण, जिसे परमाणु नाम दिया गया था, उसे डाल्टन ने भी परमाणु कहा। डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियमों पर आधारित था। डाल्टन ने जो सिद्धांत प्रस्तुत किया वह रासायनिक संयोजन के जो नियम थे, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसके आधार पर था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की युक्ति संगत व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य यौगिक या मिश्रण होते हैं। जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी पदार्थ हैं, या तो वह यौगिक है या मिश्रण है, ये डाल्टन ने कहा। सूक्ष्मतम कणों से बने होते हैं ये यौगिक और मिश्रण। जो भी पदार्थ हैं वह यौगिक है या मिश्रण है। तो जो यौगिक है या मिश्रण है वे सभी सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, और उन छोटे छोटे कणों को परमाणु कहते हैं। ये डाल्टन ने बताया। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से कर सकते हैं। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में क्या बताया? सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होते हैं। जितने भी पदार्थ हैं वे सभी परमाणु से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात उन्होंने बताई, परमाणु अविभाज्य है, परमाणु का विभाजन नहीं हो सकता। सूक्ष्मतम कण है, सबसे छोटा कण है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में न तो सर्जन होता है न ही उसका विनाश होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा न तो परमाणु को बनाया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। दिए गए तत्व की सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। तत्व जो हैं, उस तत्व के अंदर जितने भी परमाणु होंगे उनका द्रव्यमान एवं रासायनिक गुण एक जैसे होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। अलग अलग यदि तत्व हैं तो उनके कणों के जो गुणधर्म हैं या जो उनका द्रव्यमान है वो भी अलग अलग होगा। भिन्न भिन्न
तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजन करके यौगिक बनाते हैं। यौगिक का जो निर्माण होता है वह निश्चित संख्या के अंदर या निश्चित अनुपात में परमाणु आपस में संयोजन करके और यौगिक का निर्माण करते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होता है। कोई भी यौगिक है उसमें परमाणुओं की सापेक्ष संख्या है या उनका प्रकार है वह निश्चित होता है। तो आज अपन ने इस वीडियो में परमाणु के बारे में अध्ययन किया एवं रासायनिक संयोजन के दो नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, और डाल्टन के परमाणु सिद्धांत और उसकी विवेचना के बारे में अपन ने अध्ययन किया। अब ये जो कुछ प्रश्न हैं जो अपन को अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने। पहला जो प्रश्न है, एक अभिक्रिया में 5.3 सोडियम कार्बोनेट एवं 6.0 G एथेनाइक अम्ल अभिकृत होते हैं तो 2.2 G कार्बन डाइऑक्साइड और 8.2 G सोडियम एथेनाइट एवं 0.9 G जल उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये जो अभिक्रिया है, अभिक्रिया द्वारा दिखाई गई यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप हैं। इसकी अपन को इस अभिक्रिया द्वारा दिखाई कि यह परीक्षण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार है, इसकी अपन को व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन द्रव्यमान के अनुसार 1:8 के अनुपात में संयोजन करके जल निर्मित करते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात है 1:8। इस अनुपात में संयोजन करके जल बनाते हैं तो 3 G हाइड्रोजन गैस के साथ पूर्ण रूप से संयोजन करने के लिए कितने ऑक्सीजन गैस के द्रव्यमान की आवश्यकता होगी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिकृत द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का परिणाम है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का कौन सा अभिकृत निश्चित अनुपात के नियम की व्याख्या करता है। ये 4 प्रश्न हैं जो अपन को करने हैं।